हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मेरे साथ जो ये शख्स हैं अक्षय पीडी, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट वीडियो था वो मैसिव हिट था। और जब हमने किया था और तब जब हमने बात की थी सोलाना इकोसिस्टम की, हमने डीप इन की बात की थी, डीफाई की बात की थी, सोलाना के कम बैक की बात की थी, सोलाना के $6 पे जाने की बात की थी कि $6 से क्या उम्मीद है। और आज जब हम वो सोलाना को देखते हैं और आज हम सोलाना कि जो सक्सेस और उसका एक कमबैक देखते हैं, वो तो हमें पता लगता है कि यार हमारा जो लास्ट वीडियो था दैट हैड लॉट ऑफ अल्फा। बाय द वे, जो प्रणव हमेशा कहता है कि हमारे वीडियोस में ना हमें नहीं पता होता है, हमारी कन्वर्सेशंस में अल्फा निकल जाता है। आई थिंक उस वीडियो के अंदर डीप इन को जितना प्रिसाइसली और जितना फोकस करके अक्षय ने बताया था, वो आई थिंक डीपिन हैज़ रियली परफॉर्म वेल, नॉट जस्ट ऑन सोलाना बट ओवरऑल डीपिन को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग पीपल आर बुलिश बिकॉज दैट इज़ अ यूज केस, जिसको कहते हैं ना, हम कहते हैं ना यूज केस ऑफ वेब3। तो यार वो लिटरली एक यूज केस है कि आप अपने डैशबोर्ड पे कैमरा लगा के you're helping mapping the entire your streets, and अगर आप उसको मैप कर रहे हो, अपनी स्ट्रीट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो कैमरा के थ्रू, you're making the next Google map of Web3, right? And for doing that obviously you're getting rewarded. तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलाना इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर आई डू दैट, प्रणव बहुत एक्साइटेड है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रणव, आर यू एक्साइटेड टुडे टू गेट अक्षय? व्हेनेवर अक्षय इज देयर, देयर इज अ डिफरेंट वाइब फॉर द एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड को शूट करने के लिए, क्योंकि जैसा आपने बताया, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन वेब3 इन जनरल, बट देयर आर वेरी फ्यू बिलीवर्स। नॉर्मली लोग वेब3 ट्विटर पे जाते हैं, वहां से देखते हैं क्या पर्टिकुलर चीज की पॉजिटिव वाइब चल रही है और उसको पकड़ के अपनी कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं। बट जैसा कि पिछले एपिसोड में भी अक्षय ने बोला था कि आई जस्ट कट द नॉइस एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग। एंड मैंने उनका एक ब्लॉग भी पढ़ा था इसी के ऊपर, द 3 ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा कोई ब्लॉग था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी द मोस्ट। अ ट्रू कम्युनिटी बिल्डर इज समबडी जो who can cut the noise and focus on technology and community, and that's what Akshay has done. मैंने इनका एक पर्टिकुलर ट्वीट पढ़ा था जब सोलाना $6 पे हो गया था और उसके ऊपर बहुत सारी फंडिंग चल रही थी ऑल अराउंड, कि सोलाना अपडेट हो गया है, FTX ने ही सोलाना को पंप किया था, अब सोलाना का कोई सिस्टम खत्म हो गया है, सोलाना एक दुकान है जो खुलती है बंद होती है, हमेशा उसकी ब्लॉकचेन बंद होती रहती है, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन स्केल, मॉड्यूलरिज्म नहीं हो सकता है उसके अंदर, एंड दिस एंड दैट। एंड डिस्पाइट ऑल दैट थिंग्स दैट हैपेंड, Akshay wrote a particular tweet which made me, that was kind of a fan moment for me. उनने बस एक ट्वीट पोस्ट किया कि आज जो सोलाना के लिए लोग महसूस कर रहे हैं, वैसा ही लोग उबर के लिए भी महसूस करते थे जब उबर उबर इंडिया के अंदर आया था, and he posted a photo of him and the prime minister and the news that was coming around Uber, and from there what happened is what is history. सिमिलरली सोलाना इकोसिस्टम के भी बारे में अगर हम देखें तो जो रेजिलियंस इट हैज शोन डिस्पाइट ऑल द शिट टॉक्स जो सोलाना के बारे में हुई है, वो बताती है कि सोलाना का इकोसिस्टम भी रेजिलियंट है। उसने एक बुल मार्केट देखा है, एक बेयर मार्केट देखा है, उसके बाद भी द कम्युनिटी इज इंटैक्ट, द टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन एंड इन जनरल मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ा है सोलाना इकोसिस्टम। सो उसी के बारे में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षय, कि आपने जो ये प्रिडिक्शन किया था जब ऑल अराउंड फड हो रहा था सोलाना के बारे में कि यार सोलाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं हो सकता है, सो व्हाट वाज, मतलब इतना ज्यादा बिलीव कहां से रहा था आपके अंदर? सब लोग सोलाना छोड़ के जा रहे थे, सो वो जो ट्वीट किया था आपने मेंशनिंग, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, उबर, आई ट्राइड टू फाइंड इट आउट, मेरे को मिला नहीं 15 मिनट तक, थोड़ा 2 साल 1 साल पुराना ट्वीट है, पर आपने वो ट्वीट किया था दैट मेरे को बिलीव है, आई माइट थिंक कि सोलाना का टोकनॉमिक्स सड़ा है, पर जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड क्लास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव अ बिलीव दैट सोलाना इकोसिस्टम विल सर्वाइव। सो ये बिलीव आपके अंदर कहां से आया था? आपने क्या ऐसी चीजें देखी थी जिससे यू कुड प्रिडिक्ट कि 2000 व्हाटएवर टाइम इट टेक्स, सोलाना विल बाउंस बैक एंड इट विल प्रोड्यूस सम ग्रेट स्टफ? यार पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी
और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग कैरेक्टराइजेशन के लिए कि हमारे प्रीवियस कॉन्वर्जेशन के बारे में मुझे लगता है कि ये एक तो ये फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं, तो मैंने जब जब पिछली बार भी बात किया था सोलाना के बारे में और उसके एप्लीकेशन लेयर के बारे में, म- मेरी कन्विक्शन ज़्यादा और बिलीफ ज़्यादा उन डेवलपर्स पे था जो एक्चुअली कंज्यूमर ग्रेड एप्लीकेशंस बना रहे थे। वो एप्लीकेशंस तब भी लाइव थे, आज भी लाइव है। और वो डेवलपर्स तब भी थे, आज भी है। और उनके जो यूसेज मेट्रिक्स स्टिकी थे, वो तब भी थे, आज भी है। आज सिर्फ ये बदला है कि प्राइस मतलब बदल गया है, तो लोगों की मतलब बिलीफ सिस्टम भी बदल जाती है प्राइसेस से। तो मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी तो बेटर हुआ नहीं है, वो तो वही था, सिर्फ प्राइसेस बेटर हुए। तो वो किसी ने बोला था क्रिप्टो ट्विटर पे कि प्राइस इज द बेस्ट कंटेंट मार्केटिंग। तो ये हो इस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो बात रह जाती है। पर मुझे लगता है कि अम, जो मैंने बोला था तब वो फंडामेंटल्स को देख के बोला था। और मुझे लगता है कोई भी कर सकता है अगर आप प्राइसेस को इग्नोर करो तो। एक्चुअली मैंने इग्नोर भी नहीं किया था। मैं ये कहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि लास्ट साइकिल में सबने बोला कि बिटकॉइन 100,000 जाएगा या 1 मिलियन जाएगा, जो भी जाएगा। उस एक्सुबरेंस में अ किसी ने सोचा नहीं कि वो जब जो भी है $3,000 से $70,000 जाएगा, है ना? तो तो मार्केट करेक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और ओवर करेक्ट्स। क्रिप्टो मार्केट्स में एक्सुबरेंस इज ओवर एक्सुबरेंस एंड पैनिक इज ओवर पैनिक। तो वो जो जो इमोशनल इलास्टिसिटी होता है क्रिप्टो की मार्केट्स में, वो सिर्फ यही देखने को मिलती है क्योंकि कोई फेड नहीं है रोकने के लिए नीचे या ऊपर, सर्किट ब्रेकर्स नहीं है। तो जो इमोशंस क्राउड के होते हैं वो रफली 1 to 1 ट्रांसलेट करते हैं चार्ट्स पे। तो आप चार्ट पे देख सकते हैं कि जब पैनिक होता है तो काफी भारी पैनिक होता है, और जब एक्सुबरेंस होता है तो काफी भारी एक्सुबरेंस होता है। और ये लेवरेज की वजह से कंपाउंड हो जाता है ऊपर नीचे दोनों दोनों की डायरेक्शन में। तो मुझे तो लगता है जब प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है और ये नॉन कंसेंसस बेट हो जाता है, अगर टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी है और डेवलपर इकोसिस्टम उतनी ही अच्छी है, ये L1 के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि ये यूज़र प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा हो रहा है और यूज़र ग्रोथ मतलब काफ़ी स्टिकी है विदाउट इंसेंटिव्स। तो अगर ये आप फंडामेंटल्स देखो, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी देख सकता है ये। तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी ईज़ी है मेरे ख्याल से। क्या होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि आप किसी एक ट्राइब को चुनो या किसी एक पार्टी लाइन को चुनो। या तो इस साल के बिगिनिंग में पार्टी लाइन ये था कि जो भी ये इथेरियम और उनके लेयर टूज सिर्फ यही है करेक्ट डायरेक्शन एप्लीकेशन इको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इकोसिस्टम के लिए। अब क्या हुआ, अब नया पार्टी लाइन आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। शायद ये है कि पैरेललाइज्ड L1s हो सकता है कि अब हम 6 महीने के आज से 6 महीने के बाद हम ये इसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि ये पैरेललाइज्ड ईवीएम्स और पैरेललाइज्ड ट्रांजैक्टिंग प्रोसेसिंग L1s आर द फ्यूचर। तो ये जो सारे सेई और मोनेड और ये ईवीएम के दुनिया में और सोलाना और सुई वगैरह जो नॉन ईवीएम के दुनिया में है, ये ये फ्यूचर माना जाएगा शायद, पता नहीं, है ना? तो पार्टी लाइन तो बदलती रहती है और मैक्रो नैरेटिव बदलती रहती है। पर अगर आपको अच्छा ऑपरेटर या इन्वेस्टर बनना है तो आपको डिटेल्स में भगवान ढूंढना है। तो नैरेटिव के हिसाब ऑलराइट, से आप ऑपरेट तो कर नहीं सकते। ऑलराइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जब हमने बात की थी पिछली बार, तो सोलाना के डिटेल्स में कौन से अपने भगवान ढूंढे थे जो आज भी इंटैक्ट है और जिसके कारण आप अभी भी लाइक अब तो पूरी दुनिया वापस बुलिश हो गई है सोलाना पे, बट सिंस लाइक दोस डेज, जस्ट अ रिकैप एज टू कौन सी ऐसी हाँ चीजें थी जो आपको लगता है यार ये बहुत ज्यादा सोलाना के अंदर इट्स अ मैसिव थिंग, दैट्स व्हाई लाइक इट इज व्हाट इट इज नाउ। हाँ इसको हाँ इसको इस तरीके से पॉइंट को मैं रखना चाहता हूँ, हेलो, कि जब सोलाना जब $6 पे था, तो
आपस में किस लेवल की कम्युनिकेशन होती थी। बात $6 की नहीं है, बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अबैंडन कर दिया था। काफ़ी लोग जो सोलाना की इको सिस्टम को लेके बहुत बुलिश थे, वो अचानक बड़े नेगेटिव फील करने लगे, और काफ़ी लोगों को हमने एग्जिट होते हुए भी देखा। उस वक्त में अक्षय बीडी और जो बिलीवर्स थे उस टाइम बैठ के क्या बातें करते थे? क्या प्राइस की बात करते थे, या कहते थे नहीं यार ये जो भी हो रहा है ठीक है, आर फेथ इज स्टिल इंटैक्ट और हम एक दिन वापस आएंगे? बिकॉज क्रिप्टो में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि समथिंग विच इज़ नॉट डेड, राइट, देन देर इज ओनली वन वे एंड दैट इज इट गोज अप, राइट। सो जब ये लिटरली लोगों ने एक लेबल कर दिया था कि ख़त्म हो गया, तब उस टाइम क्या डिस्कशंस होती थी, दिल में क्या था अक्षय के? ऑनेस्टली हमने प्राइस के बारे में कभी इतना बात या फोकस नहीं किया, इसलिए नहीं कि क्योंकि ये कुछ अच्छा मॉरल स्टैंडर्ड है, बट इसीलिए क्योंकि आप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इफ यू मतलब अगर आपने उस चीज़ की बात करना शुरू किया और उस चीज़ के बारे में आपने सोचना शुरू किया जिसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते, तो आप शायद पागल हो जाओगे लॉन्ग इनफ टाइमलाइन पे। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए मैं तो इन्वेस्टर तो हूँ नहीं, है ना? तो अगर मैं ऑपरेटर तो हूँ, तो मैं उस चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ जिस पे मेरा कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और मेरा फोकस कभी बदला नहीं है, जो भी प्राइस था कि अ, मतलब कि हम एक अच्छा वाइब्रेंट डेवलपर इकोसिस्टम बनाएं, और मेरी एक कोर बिलीफ है कि मोस्ट पीपल विल अर्न देयर फर्स्ट क्रिप्टो, नॉट बाय इट। या मैंने आपके पिछले एपिसोड में भी कहा था, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे डीपेन, वो अर्निंग एट स्केल है ना? तो उस एक दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट डीपेन कि कि कोई अपने लेबर या हार्डवेयर या टाइम से कंट्रीब्यूट कर रहा है नेटवर्क के लिए, और इन एक्सचेंज ओनरशिप पा रहा है नेटवर्क पे। तो मुझे लगता है कि वो है फ्यूचर। तो इन दो चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो कम्युनिटीज़ है, जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो इंटरनेट पे अर्निंग्स की पोटेंशियल इंक्रीज करती है, और इन सोलाना पे स्पेसिफिकली डेवलपर इकोसिस्टम जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसको एडवांस करती है। तो वो दोनों मुझे लगता है कि इन्फिनिट गेम्स है, अब कभी ख़त्म नहीं होंगे वो। और में मुझे काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपर्स पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करके उसका फीडबैक लूप मिलने की मतलब क्षमता रखती है वो, है ना? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ इंसुलेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम मार्केट फीडबैक। आपको कभी मार्केट फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत देर के लिए, कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ ये कह रहे हो कि अच्छा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके लिए यूज़ होगा, वो डेवलपर्स आके बताएँगे क्योंकि वो एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो यू आर बेसिकली पासिंग द बक कि आप एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि कोई और आके एप्लीकेशंस बिल्ड करे। तो मुझे लगता है कि वो सोलाना की जो खासियत है कि वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डिसीजंस को काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो एक ही लेयर है, और उस एक लेयर में मतलब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे लोकल फी मार्केट्स है, जो हमने लास्ट टाइम शायद बात किया था कि अगर ये एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक सिंगल लेयर हो सकता है, पर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे मैंने कहा था कि भगवान को आपको ढूंढना डिटेल्स में। तो अगर आपने बोला ये मोनोलिथिक है, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो एक सिंगल लेयर है, ये कभी स्केल नहीं होगा, क्योंकि आपने नैरेटिव मान लिया कि ये मोनोलिथिक है। पर मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। सोलाना में ये है कि लोकल फी मार्केट्स वर्सेस इथेरियम में जो है वो ग्लोबल राइट लॉक है, ग्लोबल फी मार्केट्स। तो क्या डिफरेंस है? अगर आपने बैंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उबर का प्राइस बढ़ गया है, सर्च प्राइसिंग आ गया, 3x हो गया, ठीक है? तो आप दिल्ली में तो 1x ही पे कर रहे हो ना, क्योंकि दिल्ली में बारिश नहीं हो रहा। तो ये है लोकल फी मार्केट्स होता है, ये लोकल सर्च प्राइसिंग होगी। बैंगलोर में डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में भी डिमांड प्राइस बढ़ जाता है। जो इथेरियम जैसे आर्किटेक्चर काम करती है वो ऐसा होता है कि अगर बैंगलोर में डिमांड ज्यादा है तो दिल्ली में भी सर्च प्राइस करना होता है। जैसे आप मेरे को 100 USDC भेज रहे हो, और कोई हॉट NFT मिंट चल रहा है इथेरियम पे, तो सबके लिए फीस बढ़ जाता है ना? तो ये वो
ये बेसिकली ग्लोबल फी मार्केट्स है। सोलाना में क्या होता है कि अगर कोई हॉटस्पॉट होता है वो उसको लोकलाइज कर देता है कि अगर आप उसको एनएफटी मिंट हो या कोई ट्रेडिंग राउट हो या कुछ कुछ हो रहा हो नेटवर्क पे एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा डिमांड ला रहा है, तो सर्च प्राइसिंग सिर्फ उस हॉटस्पॉट पे होता है, और बाकी अगर मैं आपको 100 यूएसडीसी भेज रहा हूँ तो फीस सेम रहता है, क्योंकि ब्लॉक को बेसिकली हॉटस्पॉट के लेवल पे डिवाइड कर दिया जाता है कि उस हॉटस्पॉट के लिए उतना ही ब्लॉक स्पेस मिलेगा, बाकी ब्लॉक स्पेस अवेलेबल है हमको ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है जो क्या ये मोनोलिथिक है या मॉड्यूलर है, क्योंकि ये ब्लॉक स्पेस को डिवाइड कर देता है 2 लेयर में इफेक्टिवली, राइट। तो अगर आप नैरेटिव को लेके चले तो आप मतलब ये डिसीजंस ये डिटेल अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली कंप्रेस्ड एनएफटीज है जो मर्कल रूट और लीव्स को सेपरेट कर देता है ब्लॉकचेन और लेडजर में। तो अगर आप लीव्स को सेपरेटली स्टोर करें, क्या वो L2 है ना? और कंप्रेस्ड एनएफटीज की वजह से क्या कर सकते हैं आप 1 मिलियन एनएफटीज मिंट कर सकते हैं $100 में। तो आप यू कैन ब्लास्ट इवेंट्स ऑन चेन, आप यू कैन स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग एनी आर्बिट्ररी डेटा, कुछ भी डेटा पॉइंट आप चेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू कंप्रेस्ड एनएफटीज। पर यह मोनोलिथिक है क्योंकि वो रूट और लीव्स को सेपरेट करता है। तो ये सारी नुआंस खो जाती है अगर आपने ये नैरेटिव वॉर्स को एक्सेप्ट कर लिया कि मॉड्यूलर वर्सेस मोनोलिथिक ऐसी कोई चीज है, तो आप डिटेल्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है ईवीएम में भी ऐसा होगा, ऐसी काफी चीजें होंगी जो मॉड्यूलर नहीं है, जो शायद इंटीग्रेटेड है, जो अप्रिशिएट नहीं। मैं उस इकोसिस्टम में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं तो मुझे इतने डिटेल्स नहीं पता, मुझे बट डेफिनेटली होगा। तो ये मुझे लगता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको प्राइस इग्नोर करना मुश्किल है, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इग्नोर करना है, पर मैं ऐसे कहूंगा कि अगर जितना भी नीचे प्राइस जाए, जब भी कोई बोलता है कि ये अगला फेसबुक है, तो आपको शायद थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म दिखाना पड़ेगा। और जब भी कोई बोलता है कि ये डेड ऑन अराइवल है, तो आपको शायद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज बन जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक बार थोड़ा सा समराइज करूं तो यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। लोग आजकल बोल रहे हैं इथेरियम इज डेड, तो क्या लोगों को बुलिश होना चाहिए इथेरियम के लिए? बुलिश पता नहीं, पर मुझे लगता है कि अब करेक्ट टाइम है कि अगर कोई वेट कर रहा था कि मुझे इथेरियम इकोसिस्टम में घुसना है और समझना है, या आप डेवलपर हो, आर्टिस्ट हो, इन्वेस्टर हो, जो भी है, अब मुझे लगता है करेक्ट टाइम है, क्योंकि कंपटीशन कम है ना। ये नहीं बोल रहे कि ये वर्ल्ड कंप्यूटर है जो सारे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस को रिप्लेस करता है। जब वो हो रहा है तो सब लोग उसी पे फोकस्ड है, और वो ज्यादा उस एक्सुबरेंस वो प्राइस में दिख जाता है ओवर टाइम। अब क्या है कि इथेरियम का एवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं क्विक एग्जांपल देना चाहूंगा जो बिटकॉइन में हुआ था ना, कि बिटकॉइन में पहले टेक्नोलॉजी बना और टेक्नोलॉजिस्ट थे, फिर क्या हुआ, सोशल टेक्नोलॉजी बनाने वाले आ गए, जो पॉडकास्ट होस्ट थे, जो लोगों को एजुकेट कर सकते थे बिटकॉइन में। उनमें से एक छोटे फ्रैक्शन लोग, उन्होंने उसका अपना आइडेंटिटी बना लिया बिटकॉइन के इकोसिस्टम में और किसी और को आने नहीं दिया, है ना। तो वो जब हुआ तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी जो शिप कर रहे थे उनको रोक दिया कि कोई भी अगर कोई L2 बना रहा हो बिटकॉइन पे, या कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो, उनको मतलब सोशली वो पनिश करते थे। एक छोटे से ग्रुप जो सोशल टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट को बंद करते हैं। आपका शो तो बिटकॉइन के ऊपर शुरू हुआ और आप सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड को प्रोबेबिलिस्टिक लेंस से देखते हैं, डिटर्मिनिस्टिक लेंस से नहीं देखते। तो जब प्रोबेबिलिस्टिक लेंस पे देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं, तो आपको सारी चीजों को ट्रैप करना चाहिए। तो इन्होंने डिटर्मिनिस्टिक चीजों से बोला कि कुछ और हो ही नहीं सकता बिटकॉइन के अलावा। फिर क्या हुआ, एरिक और ऊडी ने ऑर्डिनल्स के थ्रू दिखा बिटकॉइन का फी मार्केट इंप्रूव कर सकते हैं आप, और ये जो सब्सिडी है वो जैसे नीचे जाएगा, इसके थ्रू आप एक नया मार्केट क्रिएट कर सकते हैं बिटकॉइन के ब्लॉक स्पेस के लिए। ये रफली हुआ।
तो पर ये कैसे हुआ? इन्होंने लोगों ने बिटकॉइन का नैरेटिव पर कब्जा कर लिया था और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रिवेंट करना चाहते थे, उन्हें पहले निकालना पड़ा और उनको डीलेजिटिमाइज करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये साइकिल्स जो आती है, टेक्नोलॉजी साइकिल होती है, फिर सोशल टेक्नोलॉजी साइकिल होती है, फिर वो पीक हो जाता है, फिर उनको निकालना पड़ता है, फिर टेक्नोलॉजी साइकिल आता है। तो इथेरियम के केस में भी यही हुआ। जो पहले टेक्नोलॉजी साइकिल आया तो काफी मतलब जो डीफाई समर के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपर एक्टिविटी और ऑप्टिमिज्म था कि सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई डिटर्मिनिस्टिक व्यू नहीं था। ठीक है, कि ये आइडियोलॉजिकल व्यू नहीं था कि क्या होना चाहिए इथेरियम पे, क्योंकि वो कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ट आंसर प्रोड्यूस करता था मार्केट रिजल्ट से। फिर सोशल टेक्नोलॉजिस्ट आ गए जिन्होंने कब्जा कर लिया कि क्या होना चाहिए इथेरियम और क्या होता है लेयर 2, कौन सा नहीं होता है लेयर 2, और उन्होंने स्टार्ट फोकस करना शुरू किया कि क्या नहीं कर सकते तुम। जब वो गेटकीपर्स आ गए तो अब इथेरियम उस समय से गुजर रहा है, और क्योंकि ये मैच्योर इकोसिस्टम है ना, तो ये मल्टी ईयर 10 ईयर डेकेड लॉन्ग साइकिल्स होती है। तो अब इथेरियम उस साइकिल, सोलाना कभी होगा, कभी अगले साइकिल पे शायद ये सोशल टेक्नोलॉजिस्ट होंगे जो बोलेंगे नहीं होना चाहिए L2 सोलाना पे, क्योंकि शायद उस टाइम पे पड़ जाए, नहीं पता नहीं, है ना। तो अब इथेरियम उस साइकिल से गुजर रहा है जब उन जो गेटकीपर्स को मतलब उनको डीलेजिटिमाइज किया है काफी हद तक, और अब डेवलपर एक्टिविटी मेरे ख्याल से पिकअप होगा। तो ये मेरा आउटसाइड इन व्यू है इथेरियम इकोसिस्टम पे, और मुझे लगता है कि ये अच्छी टाइम है अगर कोई ईवीएम डेवलपर्स है इस पे डीप डाइव करने की, ये अच्छी टाइम है। इनफैक्ट ईवीएम पे भी काफी मुझे लगता है अभी काफी एक्सट्रीम इनोवेशन आने वाला है, जैसे कि मोनेड जैसे चेंज के साथ जो बॉटम्स अप ईवीएम को री इंजीनियर कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप 6 महीने में उसके बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो अब compete कर रहा है पूरे इथेरियम और L2 स्टैक के साथ विथ ईवीएम आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब सोलाना तो ईवीएम आर्किटेक्चर नहीं है, पर आप सोचिए अगर सोलाना के स्टाइल इंटीग्रेटेड चेन हो जो पैरेललाइज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कर सकता है और वो ईवीएम आर्किटेक्चर है, तो ये तो मुझे लगता है कि काफी एक्साइटिंग होने वाला है अगला साल, क्योंकि ये इथेरियम इकोसिस्टम को ओवरऑल फोर्स करेगा कि वो टेक्नोलॉजिकल आंसर्स दे जो आज हम यूज कर सकते हैं, जो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। राइट और भी मतलब बहुत सारे वो आ रहे हैं। फ्यूल जैसा कि आपने सुना, वो बेसिकली सोलाना की कैपेबिलिटीज को इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर डालना चाह रहा है with its own layer 2, and that's definitely something that people have to look into। कि मतलब हमारे शो पे अजीत त्रिपाठी जी आए थे, उन्होंने बोला था ईवीएम इज अ कॉलेज प्रोजेक्ट, और उसको ही लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक बना दिया कि या तो ईवीएम जब कुछ जीके भी ईवीएम होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी ईवीएम, या फिर आपका इकोसिस्टम नहीं बनेगा। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट सोलाना हैज डिफाइड। उसने बताया कि अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो डेवलपर्स आएंगे, उसको ऑनबोर्ड करेंगे, प्लस बिकॉज देयर इज नो डिटर्मिनिज्म, देयर इज ऑप्टिमिज्म, लाइक देयर इज नथिंग लाइक कि सिर्फ मॉड्यूलर ही चलेगा, मोनोलिथ नहीं चलेगा। यू हैव टू गो इन डिटेल्स एंड फाइंड आउट what are people calling modular and what are people calling monolithic, right? इसी के ऊपर मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी एक बहुत बड़ी वाइब चल रही है सेलेस्टिया के कारण में भी कि मॉड्यूलरिज्म नॉट मैक्सिमलिज्म। बेसिकली आप कोई भी स्टैक यूज करके कुछ भी बना सकते हो। सेलेस्टिया का ये मानना है कि सोलाना के एग्जीक्यूशन के ऊपर सेलेस्टिया की डेटा अवेलेबिलिटी यूज करके इथेरियम की सिक्योरिटी और सेटलमेंट यूज कर सकते हैं। इस तरह की बातें चल रही कि सोलाना के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा, सेलेस्टिया के ऊपर डेटा अवेलेबिलिटी रहेगी, और सेटलमेंट इथेरियम के ऊपर होगा। जो लोग बोलते हैं उसका शायद बेटर है। सो बेसिकली व्हाट इज योर व्यू ऑन मॉड्यूलरिज्म वर्सेस मोनोलिथिक, लाइक डिटेल्स? आई नो आपने ये बताया कि मोनोलिथिक जैसा कुछ नहीं होता, मॉड्यूलर जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो एब्सोल्यूट, बट स्टिल इस तरह के इनोवेशन के ऊपर व्हाट इज योर व्यू? यार मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ और ये मेरे लर्नड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग्स है, मैं जनरली स्पीकिंग इस डिबेट में ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। दैट सेड, ऐसी कुछ चीजें होती है जो मुझे लगता है इंट्यूटिव है, अगर आप टेक्निकल है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल
मेरे को इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि ये जो अगर आप मॉड्यूलरिज्म से एसेंशियली क्या कर रहे हैं, आप लिक्विडिटी फ्रैगमेंट होता है। नहीं, अब मैंने ये भी सुना है कि रोल अप्स को आप कंपोज कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसा कैसा वो इन प्रैक्टिस चलेगा। मेरे को जब तक मैं एक प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक मेरे लिए मुश्किल है कि ये कैसे इसको एक्सटेंड करना। बट आज के मॉड्यूलरिज्म के दुनिया में क्या आपके जी के प्रूवर्स ऑन है? ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा है कि क्योंकि ZK is the best form of modular, is my understanding correct कि ZK is the best scaling solution insofar as the modular is, है ना? तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि मेरे को लगता है कि जो लिक्विडिटी जब आप फ्रैगमेंट करते हैं तो काफी मतलब उसका यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब होता है, स्पेशली डीफाई के लिए, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा हो जाते हैं टेकर्स और मेकर्स के लिए। तो ये मुझे पता नहीं कैसे ये मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शायद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कैसे ये मतलब प्ले आउट होता है। जो मीम्स है मॉड्यूलरिज्म नॉट मॉड्यूलरिज्म, सॉरी क्या है, मॉड्यूलरिज्म नॉट मैक्सिमलिज्म, इन सबको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ठीक है मॉड्यूलरिज्म है तो क्या मतलब, मेरे को आप एक वर्किंग सोल्यूशन दिखाइए जो ये अनबंडल करती है डेटा अवेलेबिलिटी, ट्रांजैक्शंस और सेटलमेंट को, जो ए रिक्वायर्ड है और बी किसी एक एक्सेस पे बेटर है, जो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस है ना। तो वो मेरे ख्याल से मैं देखना चाहता हूँ। मैं एक या दो यूज केस मुझे लगता है सक्सेसफुल होंगे, जैसे कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के साथ डील कर रहे हैं और उनको एक प्रेफरेंस है कि इथेरियम पे उनको सेटलमेंट करना है, और उनको और जैसे कि आप अगर बेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेस आपको इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को ये KYC AML कर सकता है, तो वो शायद हो सकता है। पर देखते हैं। मुझे मैं अभी भी सीख रहा हूँ, स्पेशली ये अगर आप डेटा अवेलेबिलिटी को सेलेस्टिया पर डालते हैं तो इसका स्केल्ड वर्जन कैसे हो सकता है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरे उस पर ज़्यादा व्यू नहीं है। मैं एक आपके व्यूअर्स को एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट की तरफ डायरेक्ट करना चाहता हूँ, जो है द हिडन कॉस्ट ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम्स। अब ये थोड़ा सा बायस्ड है क्योंकि ये लिखा है मल्टीकॉइन के इन्वेस्टमेंट टीम ने, जिन्होंने सोलाना पे इन्वेस्ट किया था। पर अगर आप उस पे जाओ तो वो एक डायरेक्शनली आपको पता चलेगा कि क्या है टेक्निकल डिबेट, और वहां से आप हॉप कर सकते हैं। आप शायद सेलेस्टिया के ब्लॉग्स पे जाए उसके बाद, और आपको दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स को वे करना है। मुझे लगता है डेवलपर्स काफी बेटर, इससे बहुत ज्यादा केपेबल होंगे इस मामले में मेरे से, इसको समझने में। अक्षय, हमारे पास अजीत त्रिपाठी जी जब आए थे, राइट, तो उन्होंने बोला कि ऐसी डिस्कशन चल रही थी, तो बात चल रही थी कि आपकी जो और लेयर वंस है, राइट, कॉस्मोस है, अवलांच है, और बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, और जो सोलाना की हम सक्सेस देखते हैं, तो और हम इथेरियम को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बेस्ट, जो ओवरऑल परफेक्शन है, चाहे वो डेवलपर इकोसिस्टम है, चाहे वो VCs हैं, और जो बेस्ट मार्केटिंग है वो सोलाना के पास है, राइट। एंड सोलाना इज ब्लेस्ड विद बेस्ट मार्केटियर्स, एम्बेसडर्स, जो सोलाना की जब सबसे जो उसको $6 से वापस, मैं फिर प्राइस की बात करता हूँ, देखो, क्योंकि प्राइस एक इंपॉर्टेंट यास्टिक्स है लेमैन के लिए प्राइस से ऊपर कुछ नहीं है। वो तो प्राइस देखता है और समझता है कि यार कुछ इकोसिस्टम में हो रहा है। अब जैसे लोगों को लगता है इथेरियम में कुछ नहीं हो रहा, इथेरियम एज अ टेक्नोलॉजी इज डेड बिकॉज प्राइस नहीं बढ़ रहा। यही इथेरियम अगर $10,000 का हो जाएगा तो लगेगा यार कुछ हो रहा है इथेरियम के ऊपर, बड़ा बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बिकॉज लेमैन को प्राइस से समझ में आता है कि कुछ हो रहा है।
जबकि अजीत त्रिपाठी जी का ये कहना था कि कॉस्मोस एज ए इकोसिस्टम इज अमेजिंग। डेवलपर्स जो कोर डेवलपर्स होते हैं वो उनकी गो टू चॉइस होती है कॉस्मोस की। जैसे वहाँ पे जो जो बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं जो वो कॉस्मोस पे है, लेकिन उनको उनको बोलो भैया सिक्के का दाम नहीं बढ़ रहा, तो बोलते हैं यार वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट, राइट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई मीन जो क्या एक इकोसिस्टम में एक अच्छी बिजनेस डेवलपमेंट टीम या एक मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल होता है नॉइज क्रिएट करने के लिए, या इकोसिस्टम अगर अच्छा है तो वो एक दिन अपनी जगह बना लेगा? व्हाट इज योर टेक? हाँ, तो मुझे लगता है अगर इकोसिस्टम में दो चीजें चाहिए आपको। एक तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए जो चलती है, ठीक है? ये कॉस्मोस के पास है। कॉस्मोस में मेरे को लगता है एक इडियोसिंक्रेटिक प्रॉब्लम है कि उन एटम का वैल्यू कैप्चर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था, इसीलिए उस इकोसिस्टम को उसके अपने पेक्यूलियरिटीज है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वो थोड़ा स्टॉल हुआ। पर शायद अभी देखते हैं ऑस्मोसिस आ रहा है उसके पास, अगर अगर वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ता है और ऑस्मोसिस कनेक्ट करने लग जाता है बाकी इकोसिस्टम के साथ, शायद वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मैं कॉस्मोस के अप्रोच को गलत कहना मुझे लगता है गलत है कि अच्छी मार्केटिंग और बिजडेव ये वगैरह होना चाहिए, पर कॉइन के अराउंड नहीं, क्योंकि L1 ब्लॉकचेन्स जो है वो डेवलपर फेसिंग प्लेटफॉर्म है, वो यूजर फेसिंग प्लेटफॉर्म्स है नहीं। तो आपको यूजर्स और ये जो रिटेल इन्वेस्टर से बात करने की जो जरूरत ही नहीं है, और आपको करना भी नहीं चाहिए ये जो, क्योंकि ये कॉइन्स लिक्विड मार्केट्स पे ट्रेड होती है, तो ये डिस्ट्रैक्शन है कि लोगों को लगता है कि उन्हें दो प्रोडक्ट मैनेज करना चाहिए, एक उनका टोकन और दूसरा उनका प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है अगर वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है अगर आप सिर्फ डेवलपर फेसिंग आप, मुझे लगता है जनरली लाइफ में आप एक चीज कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है? जो लोगों का फेलियर मोड जो होता है ना, जब वो 5 6 7 चीजें एक साथ करना चाहे, तो कीपिंग द मेन थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक? फोकस। तो अगर आप डेवलपर इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं तो वो थोड़ा स्लो होगा, जैसे कि सोलाना के लिए था पिछले 2 साल, पर इवेंचुअली एक कम्युनिटी फॉर्म होगा उसके अराउंड जो काफी टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, और बहुत उनमें से बहुत लोग फाउंडर लेवल लोग हैं। ये रेंटेड, ये कितना भी पैसा दो आप खरीद नहीं सकते ऐसे कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्विक्शन डेवलप किया है बॉटम्स अप, जो बेस्ड ऑन व्हाट दे वांट टू बिल्ड। तो वो कन्विक्शन को आप प्राइस चार्ट से हिला नहीं सकते। तो मुझे लगता है जो, अगर आप ऐसे कम्युनिटी टेक्नोलॉजी के अराउंड बिल्ड कर सकते हैं जो उस टेक्नोलॉजी में वो चीज देखते हैं जो वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्राइस से उनका इमोशनल उनका कन्विक्शन बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट लेयर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिटकॉइन के पास है। उनको आप बोलते हो होल्डर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये कहते हैं ना आप, या तो वो होल्डर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या इथेरियम के अराउंड है वो कोर डेव्स और कंसेंसस। तो आपको वो लोग जो है वो जो कमिटेड है, क्योंकि वो और फाउंडर लेवल के लोग हैं। सोलाना के पास 2 को-फाउंडर नहीं है, 1000 को-फाउंडर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो उतना ही सोलाना को एडवांस कर रहे हैं जितना सोलाना के ओरिजिनल को-फाउंडर्स ने किया था, क्योंकि उनके बिजनेसेस उसके ऊपर बिल्ट है। जैसे कि हीलियस का हो गया मर्ट, या जैसे कि जुपिटर का हो गया मियाओ, वो उनका नाम है मियाओ ट्विटर पे। तो जो तो मुझे लगता है ये इस फोकस पे अगर कोई ब्लॉकचेन करता है जो लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म में बहुत सफरिंग झेलना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब टोकन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा और सबको लग रहा है, जैसे आप बोल रहे थे, सब बोल रहे हैं कि ये डेड है एक्सेट्रा। तो वो झेलना पड़ेगा आपको, और आपको कन्विक्शन रखना पड़ेगा कि ये करेक्ट स्ट्रेटजी है, और ये 1 साल लग सकता है, और उस 1 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेगा, पर ट्राई तो कर सकते हैं आप। राइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने लाइक यू गिव एन आंसर अकॉर्डिंगली।
दो प्रोडक्ट्स को मैनेज मत करो, अपने इकोसिस्टम पे फोकस करो, जो कोर बिलीफ है, कोर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फोकस करो। उसी रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने वी टॉक्ड अबाउट, आपने देखा था कि मैटिक और सोलाना उस समय पे जब आप आ रहे थे इकोसिस्टम में, यू सॉ कि ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिनके अंदर अप एंड कमिंग कुछ क्राइटेरियाज हैं इकोसिस्टम के, जिसके कारण दे कैन कम एंड ग्रो, एंड यू आर बैंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। अब 2023 के एंड में या 2024 की शुरुआत में आप कौन से ऐसे इकोसिस्टम देख रहे हैं जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड व्हिच कैन अप एंड कम एंड ग्रो? एप्टोस, सुई, या फिर कोई और मोनाड, ऐसे कुछ, या फ्यूल, बहुत सारे नए नए इकोसिस्टम, स्टाकवेयर, ऐसे बहुत सारे नए नए इकोसिस्टम आ रहे हैं। तो आपको कौन से ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है जो ऐसा एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर बता सकते हैं? मैंने इन इकोसिस्टम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब मोनाड का टेस्टनेट तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, पर देखते क्या होता है। मैं एक्चुअली मैंने कभी इतना ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं किया है जितना मैंने बस प्रेजेंट को काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा है। मेरे ख्याल में जो आप ब्लॉग पोस्ट की बात कर रहे हैं वो मैंने लिखा था जून 2021 में, है ना। तो वो बस मैं प्रेजेंट को देखा था, और उसके बाद सारे दोनों पॉलीगॉन और सोलाना काफी मतलब ऊपर गए प्राइस वाइज और इकोसिस्टम वाइज भी। पर मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा था उस टाइम। मैं बस, मेरे को जितना मैंने यूज किया था और उस इकोसिस्टम में डैबल किया था, फाउंडर्स के साथ बात किया था, डेवलपर्स के साथ बात किया, मुझे लगा कि वो काफी प्रैग्मेटिक है। और मैं जनरली उन इकोसिस्टम्स को प्रेफर करता हूँ जो प्रैग्मेटिक है, जो ज्यादा आइडियोलॉजिकल नहीं है, विद द वन एक्सेप्शन ऑफ बिटकॉइन। मैं बिटकॉइन के लिए मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है, और क्योंकि वो काफ़ी एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है जो है कि ये यूएस ग्लोबल डॉलर हेजिमनी को रिड्यूस करना, और फेड का जो इम्पैक्ट है काफ़ी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, उसको रिड्यूस करना उसका मेजर मिशन था, जो बेल आउट्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। तो वो काफ़ी एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, और उसको मतलब छेड़ना या उसको रैपिडली इम्प्रूव करना नेसेसिटी नहीं है उसके लिए। तो उसमें मैं मानता हूं कि जनरली स्पीकिंग यू शुड अर्र ऑन द साइड ऑफ बीइंग आइडियोलॉजिकल। बट बाकी सारे तो काफी वेंचर स्टाइल बेट्स है कि जो बैक एंड डेटाबेसेस है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे ट्रस्टलेस डेटाबेसेस के साथ। तो वो तो आपको इटरेट करना और शिप करना जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि अगले साल जो इकोसिस्टम्स होंगी जो मतलब अच्छी परफॉर्म करेंगी, वो होंगे जो प्रैग्मेटिक है। मुझे लगता है मोनाड काफी प्रैग्मेटिक है, क्योंकि वो बॉटम्स अप ईवीएम को री इंजीनियर कर रहे हैं विदाउट एनी सोशल प्रेशर, है ना, और विदाउट एनी अब देखते हैं वो टेस्टनेट, मेननेट और डेवलपर इकोसिस्टम ये सब बनाना पड़ेगा उनको। बट मेरे को उनका जो रिफ्रेशिंग लगा कि ये अप्रोच है कि हम बॉटम्स अप सारे अजम्पशंस हम क्वेश्चन करेंगे और हम बॉटम्स अप ईवीएम को फिर से बनाएंगे। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, एक अच्छा एडिशन हो सकता है ईवीएम को, तो वो मैं एक देख रहा हूँ। दूसरा मुझे लगता है ये कि सुई में मुझे लगता है डेवलपर इकोसिस्टम का काफी डेवलपर एक्सपीरियंस, लोग बोलते हैं कि काफी मतलब इजी है। मैं डेवलपर नहीं हूं, पर मैं काफी फीडबैक लेता हूं डेवलपर से, तो मुझे लगता है वो एक अप एंड कमिंग इकोसिस्टम है। और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर सोलाना का इकोसिस्टम काफी मैच्योर होगा, और तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि अभी सोलाना का ईयर खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है जो एप्लीकेशन लेयर है, आपको मोबाइल एप्स यूज करने की एबिलिटी होना चाहिए। आपके फोन पे एक फोल्डर होना चाहिए सोलाना एप्लीकेशंस, सोलाना एप्स, जिसमें काफी सारे एप्लीकेशंस है जो मोबाइल नेटिव एक्सपीरियंस है। तो वो तो अभी आया नहीं है। अभी तो सिर्फ ये जो प्राइस मूवमेंट होता है वो तो होता रहेगा, कभी फिर गिरेगा, फिर बोलेंगे लोग कि अब हो गया सोलाना का टाइम, ये जो भी है। तो प्राइस से मेरे को कोई लेना नहीं है। अगले साल मुझे लगता है एप्लीकेशन लेयर सोलाना पे काफी एक्सेप्शनल लेवल पे सक्सेसफुल होगा। तो लोगों को एप्लीकेशन लेयर पे रिसर्च, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, मेरा सजेशन ये है कि आप जाके जॉब्स ढूंढिए, क्योंकि काफी सारे ओपन रोल्स आने वाले हैं।
या तो आप मार्केटिंग साइड पे या डेवलपर साइड पे जो एप्लीकेशन लेयर पे है वो काफी अर्ली है, कि तो मतलब लोगों को इतना पता नहीं है उसके बारे में, और वहां पे काफी सारे ओपन रोल्स है। तो अगर आप एक्सपोजर लेना पसंद करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपने टैलेंट और टाइम से एक्सपोजर लीजिए, ना कि अपने कैपिटल के साथ। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि काफी अंडररेटेड है आज भी। तो L1s का ट्रेड जो है वो आता रहता है वापस, कि लास्ट साइकिल भी ये सारे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी गया L1s पे। मुझे लगता है वो काफी ओवर फंडेड है इस पॉइंट पे। तो मैं देखूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा कि आप L1s इकोसिस्टम चुनिए, आप इकोसिस्टम में प्ले डैबल करिए और देखिए कैसा है इथेरियम, कैसा है ये ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और उसके बाहर ये सोलाना वगैरह। पर जब आप इकोसिस्टम चुनने के बाद आप एप्लीकेशन लेयर पे फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपको मार्केट फीडबैक देगा। जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आप पे एक प्रेशर है कि वो आप लॉन्च करें और यूजर ग्रोथ दिखाए। यू कैन नॉट चीट द यूजर ग्रोथ चार्ट। जब आप एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करते तो आप बाकी सारे मतलब प्रॉक्सी मेट्रिक्स लगा सकते हैं कि ये देखिए हम इतने डाउनलोड्स आए हमारे गिटहब लाइब्रेरी के, या इतने रीट्वीट्स आए, या जो भी है, जो भी इनपुट मेट्रिक्स है। तो मैं कहूंगा एप्लीकेशन लेयर पे लोग ध्यान दें। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एप्लीकेशन लेयर, आप अभी कौन से डैप को, या फिर ये आप जो एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हो उसको आप एक तरह से सक्सेस मानते हो? सोलाना पे भी, इथेरियम के ऊपर भी, और उसके बाद आपका बॉन्क को लेके क्या, लाइक यू नो व्हाट इज योर थिंकिंग? क्योंकि मैं उसको एक एप्लीकेशन ही मानूंगा जो सोलाना के ऊपर आया था, भले ही मीम कॉइन है, पर हाँ। हाँ, सो बेसिकली जितनी भी एप्लीकेशंस जो यू आर बुलिश ऑन, मतलब इधर सोलाना और इथेरियम एंड मीम कॉइन, या बॉन्क के बगैर बात अगर ना करें तो ये पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, ये जो अब फॉर एग्जांपल जो ये अब बॉन्क जैसे शुरू हुआ था, वो मीम कॉइन के जैसे ही शुरू हुआ था, पर उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें की है। एक तो उन्होंने एयर ड्रॉप किया डेवलपर्स और आर्टिस्ट को। जब वो लॉन्च हुआ तो फिर क्या हुआ, बहुत से डेवलपर्स ने उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया उनके एप्लीकेशंस में। तो उन्होंने उस एयर ड्रॉप से डेवलपर्स का टाइम इन एक्सचेंज उनको मिला। तो वो मीम कॉइन से ज्यादा हो गया। जैसे कि बॉन्क बॉट है ना, बॉन्क बॉट ये वो जैसे यूनिबॉट है ना इथेरियम पे, वो अभी बॉन्क बॉट है। और कल बॉन्क बॉट ने, मैंने कोई ट्वीट देखा था कि $700,000 इन फीस जनरेट किया। ठीक है, तो जो मीम से स्टार्ट हुई वो अब एप्लीकेशंस में दिखना शुरू हुआ। और एक तो वो मुझे लगता है उन्होंने काफी अलग से किया। तो रेगुलर सॉर्ट ऑफ ये जो हम म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं ना मीम कॉइन्स के साथ, वो नहीं था वो मेरे ख्याल से। इसीलिए जो वो काफी कम्युनिटी उसके अराउंड है, जो डेवलपर कम्युनिटी। म्यूजिकल चेयर्स ये है कि आप खरीदते हो और फिर किसी और को बेचने की कोशिश करते हो, और फिर वो किसी और को बेचने की कोशिश करते हो। जब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो आपके लिए तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ चेयर्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इतना मीम कॉइन से, अगेन ये नैरेटिव और रियलिटी के बीच में फर्क है। कि एक किसी ने आपको बोला ये मीम कॉइन है तो आपने कहा अच्छा ये एक और डोज की तरह है। पर अगर आपने उसके अंदर डिटेल में देखा तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो एक कैटलाइजिंग मोमेंट है, क्योंकि FTX के बाद इन्होंने लॉन्च किया। डेवलपर्स जो बचे थे उनको मोटिवेट करने के लिए एक क्यूट के मीम के साथ। तो मुझे लगता है अगर इन्होंने आज फिर से लॉन्च करने की कोशिश की, एग्जैक्टली सेम टीम ने सेम टाइप लॉन्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि वो राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट आइडिया, राइट एग्जीक्यूशन काफी मैटर करता है ना। तो वो मैं कहूंगा। और फिर जो एप्लीकेशंस के हिसाब से मैं बोलूंगा कि यार काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। एक तो आप जुपिटर देखिए, जो यूनिस्वैप की तरह है पर सोलाना पे। अगर आप उस पे स्वैप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो 3-4 जगह पे हॉप्स वो एसेंशियली 1 इंच की तरह है, यूनिस्वैप की तरह नहीं, वो एग्रीगेटर है। पर वो एक ट्रेड को 3-4 भागों में डिवाइड करके
आपको लोएस्ट स्लिपेज प्राइस दिला सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेड को एसेंशियली 3 ट्रेड में डिवाइड कर रहा है और उन 3 लिक्विडिटी वेन्यूज पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करके आपके वॉलेट में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि सोलाना का फी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कर सकते हैं आप। ये आप ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी नहीं कर सकते, राइट? तो ये एक क्योंकि रॉबिनहुड में आप जो भी मतलब वैनगार्ड पे जाके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ट्रेड, ठीक है? तो ये एक काफी यूनिक और ओनली पॉसिबल और सोलाना टाइप एप्लीकेशन है। बाकी मेरे पास एक्चुअली एक फोल्डर है सोलाना एप्स जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जैसे लोग लॉन्च कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस, तो मैं उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, तो दूसरा है हीलियम, जो आप अब आज यूएस में हीलियम का मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं आप, और वो उन्होंने टी मोबाइल के साथ उनका कनेक्शन है, जो अगर हीलियम एक डीप इन ऐप है जिसपे आप हार्डवेयर खरीद के घर में लगा सकते हैं बाकी लोगों को सेल नेटवर्क देने के लिए, और ये जो भी सेल नेटवर्क दे रहे हैं उनको टोकन्स मिलते हैं, और जहां पे सेल नेटवर्क देने वाले लोग नहीं है तब वो रेगुलर टी मोबाइल नेशनल नेटवर्क पे जाता है, ठीक है? तो ये एक काफी अच्छा एप्लीकेशन है, और जो लोग यूज कर रहे हैं, मायामी में शायद $20 में आपको मिलता है, या एलए में $20 में मिलते हैं, जो लोग कभी $80 पे खर्च कर रहे हैं, वो एक है। दूसरा है कोड है माइक्रो ट्रांजैक्शंस। तो आप सोचिए, अगर आपको एक आर्टिकल पढ़ना हो या आपको एक बिटिंग का एपिसोड देखना हो और आप लोगों को चार्ज कर रहे हैं, यार आप इसको 50 पैसे दे दो इसके लिए, ये आप रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रेल्स पे कर नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रेल्स में कुछ मिनिमम आपको कार्ड नेटवर्क चार्ज करता है। अगर तो वो मेरे ख्याल से वो 70 सेंट्स है, आई कुड बी रॉन्ग, वो बट वो आप माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, और ये बहुत सालों के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं करने के लिए ट्रेडिशनल रेल्स पे, पर ये आप इस पे कर सकते हैं। तो ये एक और एप्लीकेशन है। फिर इंडिया में ग्रिफी करके एक ऐप है जो प्रेडिक्शन मार्केट है, जो सोलाना पे बिल्ट है, वो काफी ओपिनियन ट्रेडिंग जो बोलते हैं, वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं जनरली बुलिश हूँ ओपिनियन ट्रेडिंग पे, क्योंकि वो द बेस्ट वे ऑफ ट्रूथ डिस्कवरी इज व्हेन समवन पुट्स मनी बिहाइंड देयर माउथ, बिहाइंड देयर वर्ड्स। सो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। फिर एक और है स्लिंग, जो वेनमो है। वेनमो अगर आपने यूज किया या उसके बारे में सुना है, वो है पीयर टू पीयर ट्रांसफर ऐप है यूएस में, पेटीएम की तरह जो यूएस में है, पर आप सोचिए ग्लोबल पेटीएम जो कहीं से भी कहीं कर सकता है, और बैकएंड में वो यूज करता है यूएसडीसी। तो ये एक और ऐप है जो जिन कंट्रीज में ये रेगुलेशंस, तो मैं आपको भेजता हूँ 5 सिंगापुरियन डॉलर, और किसी और को मिलता है वो यूएस डॉलर में मिलता है इंस्टेंटेनियसली उनके बैंक अकाउंट में। कैसे? सिंगापुर डॉलर से यूएसडीसी कन्वर्ट होता है, यूएसडीसी से वापस यूएसडी कन्वर्ट होता है, यूएसडी से वो बैंक अकाउंट में जाता है। तो अब आप इंस्टेंट ग्लोबल ट्रांजैक्शन नेटवर्क कर सकते हैं किसी भी करेंसी से किसी भी करेंसी के थ्रू। तो ये इंडिया में अगर ये लॉन्च करते हैं तो इनको एलआरएस वगैरह लगाना पड़ेगा, फिर ऑफ रैम्प्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस लगाने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा ये आने में, पर ये काफी अच्छा ऐप है मेरे ख्याल से। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मुझे अच्छी लगती है, और मुझे सोलाना का वॉलेट्स मुझे लगता है बेस्ट इन क्लास है इंडस्ट्री में। अगर आपने फैंटम या बैकपैक यूज किया है तो मुझे लगता है इनसे बेटर वॉलेट्स मैं तो यूज नहीं किया है। आप ऑब्जेक्ट, और ये अभी मल्टी चेन हो गए, तो फैंटम आपको बिटकॉइन भी अलाउ करता है, इथेरियम भी अलाउ करता है, और बैकपैक का ये एक है कि उनके वॉलेट में एप्लीकेशन ले रहे हैं, उनको XNFTs बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल NFTs। तो आप सोचिए आपके वॉलेट के अंदर ऐप स्टोर है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग, तो आप उसी के अंदर एप्स खोल सकते हैं, और ये वेबसाइट्स पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वेबसाइट्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मेलिशियस लिंक हो, कोई फिशिंग अटेम्प्ट हो, किसी ने गलत क्लिक कर दिया आपने, तो वो सब प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, सो और ओनली एक और मैं बोलना चाहूंगा, जो पता नहीं आपके ऑडियो आप कट कर सकते हैं, ये एक है कि ओनली फैंस का इक्विवेलेंट है वेब3 में, मैं उसका नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके रिसर्च कर लीजिए, वो एक्चुअली सोलाना पे ही है, पर वो जो मैं इसलिए उसके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप सोचिए गेटेड कंटेंट
ऑन द इंटरनेट, कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइजेशन मोर जनरली आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अब वो सेक्टर में कर रहे हैं, पर मुझे लगता है मोर जनरली मैं काफी बुलिश हूँ क्रिएटर मोनेटाइजेशन पे। जो आप अगर कोई अनलॉक कर सकते हैं, आप एक बिटनिंग का एपिसोड अगर 50 पैसे में अनलॉक कर सकते हैं, वो मुझे लगता है वो बिटनिंग के लिए एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। क्योंकि अगर 10,000 लोगों ने उसको अनलॉक किया तो वो एक्चुअली आपको मिलता है उसमें 5,000 रुपए रेवेन्यू में मिलता है, जो आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू चाहिए ही नहीं क्योंकि हम अपना ऑब्जेक्टिविटी रखना चाहते हैं, जो भी है ना। तो ये जो गेटेड कंटेंट और क्रिएटर मोनेटाइजेशन आ रहा है, उसमें मैं काफी बुलिश हूँ। अब उसका मैं एग्जांपल वो दे रहा हूँ क्योंकि वो है अभी जो मैंने देखा है। बट मुझे लगता है रिसर्च का, डीप क्रिप्टो रिसर्च जो अल्फा आप बोलते हैं ना, वो गेटेड हो सकता है फ्यूचर में। तो ऐसे वाले एप्लीकेशन में बहुत देख रहा हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन के एरिया में। राइट। सो अगर मैं समराइज करूं तो ओनली ऑन सोलाना एप्स हैं कुछ जिसके बारे में आपने बताया। बेटर यूएक्स करने वाले सोलाना को, जो उनके वॉलेट्स हैं, उसके बारे में आपने बताया। थर्ड, जो ट्रेडिंग हो रही है बट मोर इन सोशल सेंस, जैसे प्रिडिक्शन मार्केट या फिर गेटेड कंटेंट, ये वाली चीजें आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर अप एंड कमिंग इन द यूएक्स realm ऑफ थिंग्स। दैट्स सुपर ऑसम। यस या मेरा एक और इसी रिलेटेड क्वेश्चन था कि सुपर टीम, जिसके आप एक तरह से मैं बोलूं तो संस्थापक थे, एंड जिसने सोलाना को बहुत ज्यादा ग्रो किया। अभी आप देखो तो इथीरियम, मतलब कोई वेब3 ट्विटर के ऊपर भले ही इथीरियम मैक्सी और सोलाना को गाली देता हो, पर वो भी ये बात को कन्फेस करेगा कि सोलाना की कम्युनिटी इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज, राइट? एंड give the right credits where it is due. So basically super team DAOs का बहुत ज्यादा उसके अंदर हाथ रहा है। So and I have seen that super team DAO is expanding. Super team DAO UK आ रहा है, super team DAO UAE आ रहा है। So आपका super team को लेके क्या, like you know, what is your thinking about super team DAO in the future? और वो सोलाना के साथ कैसे इंटेंगल करेगा? क्या एक ग्लोबल कम्युनिटी बन जाएगी सोलाना की, एंड यू नो इट विल हैव इट्स बेस इन एवरी पर्टिकुलर प्लेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? या फिर आपका क्या मानना है सुपर टीम डाउ को लेके अबाउट द वर्ल्ड? हाँ, अभी तो सुपर टीम तो उसका क्रेडिट तो मैं पूरा नहीं ले सकता क्योंकि उसमें अब बहुत सारे, वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें बहुत सारे लीडर्स और कंट्रीब्यूटर्स हो गए और वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो उनके एक तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये कोई मतलब ये एक प्राइवेट ग्रुप है डेवलपर्स और ग्रांटीज और फाउंडर्स के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस स्पेस में। और वो उनको मुझे लगता है कि उनको वो भी एक राइट प्लेस राइट टाइमिंग था कि ये मैसेज रेजोनेट हुआ लोगों के साथ कि आपको मतलब अपना क्रिप्टो में आप अपना टैलेंट स्पेंड कीजिए, कैपिटल स्पेंड मत कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं रेजोनेट हुआ क्योंकि बहुत लोगों ने जो ट्रेडिंग किया था वो उनके पैसे या तो डूब गए या मतलब उनको कोई हैक हो गया या उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। बहुत कम परसेंटेज है जो ट्रेडर्स, जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में भी है बाय द वे, बहुत कम परसेंटेज ट्रेडर्स पैसे एक्चुअली बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर क्रिप्टो में ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली रिटेल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें लगा उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह वो अपना टैलेंट या टाइम पार्टिसिपेट करें, तो वो हो रहा है। तो अभी रीजनल चैप्टर्स है यूके, जर्मनी, वियतनाम, इंडिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, यूएई, इनमें सारी रीजनल चैप्टर्स है। तो मुझे लगता है वो जब बुल मार्केट आता है तब लोगों का क्यूरियोसिटी और अटेंशन क्रिप्टो पे वापस आता है। तो मेरी होप ये है कि उन सारी जगहों में जब लोग आए तो वो आज सुपर टीम इतना स्केल हो गया है कि वो लोग, उन लोगों को एक ऑप्शन मिले कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें अपना पैसा खर्च नहीं करना है, तुम्हें या तो आप ग्रांट ढूंढ सकते हैं, या तो एक बाउंटी कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप एक जॉब ढूंढ सकते हैं। और मेरी उम्मीद ये है कि सुपर टीम उन सारी कंट्रियों में इंडिया को इंक्लूडिंग करके एक ऑप्शन क्रिएट करे लोगों को जो रेस्पॉन्सिबली उनको इकोसिस्टम में ऑनबोर्ड कर सके। हम यूजर ऑनबोर्डिंग तो जानते हैं, पर प्रोड्यूसर ऑनबोर्डिंग बोलता हूँ वैसे, क्योंकि ये लोग प्रोड्यूसर्स है, कि डेवलपर्स है, आर्टिस्ट है, डिजाइनर्स है, मार्केटर्स है। तो हर यूजर में एक प्रोड्यूसर होता है।
तो हम उस प्रोड्यूसर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा और क्वेश्चन था, इफ लाइक आफ्टर दैट आई or Kashif, if you want to ask a question before. I think most of the because time we are also short on time. Already 55 minutes हो गए and Akshay has to take a flight, so we'll try and end it. Right. So मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने एक स्टेटमेंट दिया था पिछली जब एपिसोड में आप आए थे कि सोलाना मोबाइल जो है वो 3 महीनों में सक्सेसफुल हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म सक्सेस, एक मिडिल टर्म सक्सेस, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो शॉर्ट टर्म सक्सेस आपने बताई थी वो ये थी कि वो हार्डवेयर वॉलेट बन सकता है। मेरे ख्याल में अभी सोलाना मोबाइल यूएस में इट इज सोल्ड आउट, यू कैन नॉट बाय अ सोलाना मोबाइल एंड मोस्ट पीपल इन द यूएस already use it as a hardware wallet for trading and stuff like that. So वो वाली सक्सेस सोलाना मोबाइल को मिल गई है। सेकेंड सक्सेस होगी जब एप्पल और गूगल उसको अनलॉक करेंगे, और बिगर सक्सेस होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाएगा। सो अभी कौन से पाथ पे है सोलाना मोबाइल इन दीज 3 realms? हाँ, अभी जो सोल्ड आउट हुआ यूएस यूरोप में, हालांकि वो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह थे जो काफी वैल्यूएबल हो गए, फोन से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गए एक बार में। पर ये आपको दिखाता है कि यू कैन क्रिएट फोन्स दैट पे यू, है ना। ये इतना अब्सर्ड नहीं है जितना ये साउंड करता है, क्योंकि जो आपके आज के फोन्स है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वैसे ही सब्सिडाइज करते हैं। अगर आप यूएस में जाके फोन ले, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि वो आप एप्लीकेशन लेयर पे आपको मोनेटाइज कर सके, फोन आपके हाथ में दे दे और फिर उनके जो एप्स है वहां पे आपको मोनेटाइज कर सके। तो मुझे लगता है ये जो डिमांड देखा है आपने, एक फोन है जिसमें अनरेस्ट्रिक्टेड ऐप स्टोर, आप कोई भी एप्स लॉन्च कर सकते हैं, गूगल और एप्पल की डियोपोली को के अराउंड आप जा सकते हैं। ये मुझे लगता है प्रेशर ये डालेगा ऐप स्टोर्स पे, और अगले 1 या 2 साल में आपको दिखेगा कि ये लोग थोड़ा लूजन अप करना शुरू करेंगे इस स्पेस के लिए, क्योंकि ये अब इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस भी आ रहा है ये ETF के वजह से। वो काफी फाइनेंशियल है वैसे, पर फिर भी वो इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस इनको फोर्स करेगा कि ये अलाउ करे, और नहीं किया तो आपने एक मार्केट कर दिया ना, एक इन सारे जो पावर यूजर्स है। और जैसे एप्लीकेशन लेयर बेहतर से बेहतर होता जाएगा, जो मुझे लगता है अगले साल होगा, तो हार्डवेयर का डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग एप्लीकेशंस अनरेस्ट्रिक्टेड यूज करना चाहते हैं। अगर ऐप स्टोर्स ने उन एप्लीकेशंस को आने नहीं दिया अंदर, तो कोई बात नहीं, लोग अगला हार्डवेयर खरीद लेंगे। क्योंकि उस हार्डवेयर से उनको पैसे कमाने की उनको वो पैसे कमा रहे हैं उस हार्डवेयर से, या तो वो हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं मैपिंग करने के लिए, या तो वो हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं कोई और डीप इन एप्लीकेशन के लिए। तो मुझे लगता है वो एक मार्केट तो क्रिएट हो गया, तो देखते हैं वो कैसे जाता है। चलिए, अमेजिंग यार। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। सारी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने जो 1 घंटे के अंदर पूछने की कोशिश करी। थरली एंजॉयड द शो। अक्षय, जाते जाते, बिकॉज यू हैव अ फ्लाइट टू कैच, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव? आई वुड से यार, next year is going to be probably constructive price wise. Try and don't get caught up in the hype. Try to create, don't speculate, and use this as an opportunity to make a career in this space, because there is a very high chance that you might lose your capital if you try to trade or try to speculate. So be careful. Don't listen to the new influencer on Twitter or on TikTok or whatever social media you consume, and ape into coins. You will start seeing video thumbnails of top 10 altcoin gems. That's when you know that you should not open that video, because nobody knows what's going to happen. So try and get a job in the space, and best of luck. I think with this thought, thank you very much, Akshay. We'll catch up once again. Thank you. Thank you. सो ओके गाइज, ये थे हमारे साथ अक्षय। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट। एंड अक्षय की जो भी डिटेल्स थी हम इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। राइट।